हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं NCERT की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम क्लास 6 की भूगोल, क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड कर चुके हैं। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर थर्ड को करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो CTET, UTET या इंडिया में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और CTET, UTET या किसी भी टेट एग्ज़ाम में जो सेकंड प्रश्न पत्र पूछा जाता है, तो सेकंड प्रश्न पत्र में 60 नंबर कहाँ से पूछे जाते हैं? सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं। तो SST के अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि 60 नंबर की बात है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों हम इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 3 और पृथ्वी की गतियाँ। तो दोस्तों हमें पता है कि पृथ्वी की दो गतियाँ या पृथ्वी दो गतियाँ करती है, और कौन कौन सी? घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है, या तो घूर्णन गति पर बन सकता है या परिक्रमण गति पर बन सकता है। तो दोस्तों अब हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि घूर्णन गति किसे कहते हैं और परिक्रमण गति किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब क्या है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, ये हो गया पृथ्वी का अक्ष। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर क्या है, यहीं पे घूम रही है, इसी अक्ष पर क्या है, पृथ्वी घूम रही है। तो दोस्तों इस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। और जब क्या करती है पृथ्वी, ये सूर्य है, और जब क्या करती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करती है? चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है। तो दोस्तों ऐसे गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। तो दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो ऐसे गति को हम क्या कह रहे हैं? परिक्रमण गति कह रहे हैं। और जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो ऐसे गति को हम क्या कह रहे हैं? घूर्णन गति कह रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है दोस्तों कक्षीय समतल। तो दोस्तों कक्षीय समतल या कक्षीय सतह किसे कहते हैं? जब पृथ्वी का अपने कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री के झुकाव को ही क्या कह रहे हैं? कक्षीय समतल और कक्षीय सतह कह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है अक्ष। तो दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अगर हम बात करें पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे दो अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और अगला प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितने डिग्री झुकी है? तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न बन सकता है या अगला टॉपिक है हमारा प्रदीप्त वृत्त। तो दोस्तों प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? तो प्रदीप्त वृत्त कहते हैं दोस्तों ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। तो दोस्तों ये सूर्य है, ये हो गया सूर्य, और ये है पृथ्वी। तो दोस्तों सूर्य के सामने जो पृथ्वी का भाग है उस पर क्या रहने वाला है? दिन होने वाला है। और पीछे वाले भाग में क्या रहने वाली है? रात रहने वाली है। जितना भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने है वहाँ पे दिन, और पीछे वाले भाग में रात। तो दोस्तों जो दिन और रात को विभाजित करने वाला जो ये वृत्त है, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं?
प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। तो प्रदीप्त वृत्त किसे कहा जाता है? पृथ्वी पर या ग्लोब पर जो पृथ्वी के दिन और रात को विभाजित करता है, पृथ्वी पर जो दिन और रात को, ऐसा वृत्त जो पृथ्वी पर दिन और रात को क्या करता है? विभाजित करता है, प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे की ओर। और हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर क्या है? पूरा करने में लगभग कितना? 24 घंटे का समय लगाता है। और इसी 24 घंटे को हम क्या कहते हैं? घूर्णन समय काल एक दिन का होता है। तो दोस्तों एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे। और जब पृथ्वी क्या कर रही है? अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने टाइम में पूरा कर रही है? 24 घंटे में। तो इसी 24 घंटे को क्या माना गया है? एक दिन। इसीलिए 24 घंटे का माना गया है क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दोस्तों बताया गया है कि अगर हमारी पृथ्वी क्या है? घूर्णन करे ही ना तो क्या होने वाला है? तो दोस्तों अगर पृथ्वी क्या है? घूर्णन गति नहीं करेगी तो क्या होने वाला है? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहने वाला है और जिसके कारण वहाँ पे क्या है? गर्मी रहने वाली है। और दूसरे भाग में हमेशा क्या है? सूर्य के पीछे या सूर्य के विपरीत दिशा वाले भाग में क्या रहने वाला है? हमेशा रात या अंधेरा रहने वाला है और ठंड रहने वाली है। तो इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। तो दोस्तों अगर पृथ्वी घूर्णन गति नहीं करती है, घूर्णन गति के कारण क्या होता है दोस्तों? जैसे अभी ये वाला भाग सूर्य के सामने है तो ये वाला भाग क्या होने वाला है? अगले 24 घंटे के बाद पीछे वाले तरफ होने वाला है और ये आगे वाला ये आगे हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिन और रात हो रहे हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन गति नहीं करें तो जो पृथ्वी के सामने वाला भाग होगा वहाँ पे हमेशा दिन ही दिन रहने वाला है और यहाँ पे पीछे वाले भाग में हमेशा रात ही रात रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी दोस्तों हमने घूर्णन गति को समझ लिया, अब समझने वाले हैं हम परिक्रमण गति को। तो दोस्तों परिक्रमण गति का मतलब होता है, परिक्रमण ये हो गया सूर्य और ये है पृथ्वी। जब पृथ्वी क्या है? सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। तो दोस्तों ऐसे गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। और घूर्णन गति जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर क्या है? चक्कर लगाती है तो ऐसे गति को घूर्णन गति कहते हैं। और जब पृथ्वी क्या करें? ये सूर्य हो जाएगा और ये पृथ्वी हो जाएगी। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ऐसे गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने? 365 दिन और 1/4 क्या लगाती है? समय लगाती है या दिन लगाती है। तो 1/4 को दोस्तों हम क्या है? 6 घंटे। 1/4 का मतलब है 6 घंटे। तो इसको हम अपने सुविधा के लिए क्या है? गणना नहीं करते हैं। तो ये 6 घंटे क्या होने वाले हैं? 4 साल बाद 4 साल बाद ये 6 घंटे क्या करने वाले हैं? 1 साल के हो गए कितने? 6 घंटे। और दूसरे साल के भी हो गए 6 घंटे और तीसरे साल के भी हो गए कितने? 6 घंटे और चौथे साल के भी हो गए 6 घंटे। तो दोस्तों ये मिलकर कितने बनने वाले हैं? 4 साल बाद 24 घंटे। और हमें पता है कि एक दिन कितने का होता है? 24 घंटे का होता है। तो दोस्तों 4 साल बाद, प्रत्येक 4 साल बाद क्या होती है? फरवरी 29 का। और वर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का। तो ऐसे वर्ष को क्या कहा जाता है? लीप वर्ष कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको प्रश्न आएगा कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 का होने वाला है और साल में कितने? 366 दिन होने वाले हैं। और क्यों होने वाले हैं? क्योंकि क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है? 365 दिन और 6 घंटे। और इस 6 घंटे को हम अपने सुविधा के लिए गणना नहीं कर रहे हैं। फिर ये 6 घंटे क्या है? 4 साल बाद एक दिन पूरा कर लेते हैं, 24 घंटे पूरा कर लेते हैं, जिस कारण फरवरी 29 और साल क्या रहने वाली है? 366 दिन की रहने वाली है। और ऐसे वर्ष को हम कहते हैं लीप वर्ष।
तो दोस्तों हम सभी को पता है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्ष पथ पर क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं, ऋतु परिवर्तन को समझने वाले हैं। इसको हम चित्र के माध्यम से समझने वाले हैं कि ऋतु परिवर्तन कैसे होती है। और साथ में हम समझने वाले हैं 24 जून को क्या होने वाला है, 24 जून को क्या होता है। तो 24 जून को क्या होता है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव रेखा या उत्तरी ध्रुव रेखा क्या है, उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में लगभग क्या 6 घंटे के दिन होने वाले हैं। तो ये हम क्या चित्र के माध्यम से अच्छे से समझने वाले हैं। उत्तरी आयनात किसे कहते हैं, दक्षिणी आयनात किसे कहते हैं, और 22 दिसंबर को क्या होने वाला है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होने वाला है। ये हम सब चित्र के माध्यम से अभी समझने वाले हैं कि विषुव किसे कहा जाता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं चित्र के माध्यम से। तो दोस्तों आप सभी 2 मिनट के लिए क्या कर लेंगे, वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी छोटी होगी तो आपको क्या है, ये लिखा हुआ नहीं दिखने वाला है। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस चित्र में 21 मार्च और 22 सितंबर और 21 जून और 22 दिसंबर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम 21 जून की। 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध क्या है, सूर्य की ओर झुका होता है। तो दोस्तों हमें ये पता है कि ये उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध हमें अभी क्या दिख रहा है, 21 जून को सूर्य की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है। और सूर्य की ओर झुके होने के कारण सूर्य की किरणें 21 जून को कहाँ सीधी पड़ने वाली है, कर्क रेखा पर। और जब सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ने वाली है तो इस समय क्या होने वाला है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होने वाली है। और साथ में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होने वाले हैं और रातें छोटी होने वाली है। और अगर हम बात करें उत्तरी ध्रुव की, तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव में अभी क्या होने वाले हैं, 6 महीने के दिन ही दिन होने वाले हैं। 6 महीने के दोस्तों अभी क्या है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होने वाले हैं, दिन होने वाले हैं। और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में अभी क्या है, 6 महीने की रातें होने वाली है। तो इसको आप समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से। हमें दिख रहा है कि इससे आगे वाला क्षेत्र, इससे आगे वाले क्षेत्र में क्या है, सूर्य की किरणें पड़ रही है। तो ये वाला उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, 6 महीने तक अभी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो इस कारण क्या है, उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने के दिन, और यहाँ पे क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पे तो क्या है, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे 6 महीने की रातें होने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किसकी, 22 दिसंबर की। तो 22 दिसंबर को क्या है, दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है और उत्तरी गोलार्ध सूर्य से अभी दूर है, दूरी की ओर है। तो हमारा जो देश है वो कहाँ पड़ता है, कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध अभी क्या है, सूर्य से दूर है। तो जब सूर्य से दूर है तो इस कारण सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में अभी क्या पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में अभी क्या होने वाली है, ठंड होने वाली है। आप सभी को पता है कि दिसंबर के समय हमारे देश में क्या रहता है, ठंड का मौसम रहता है। और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में अभी क्या रहने वाली है, गर्मी रहने वाली है। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव में अभी 6 महीने के दिन और उत्तरी गोलार्ध में अभी 6 महीने की रातें रहने वाली है। तो दोस्तों इसी से हम जान सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन भी इन्हीं कारणों से हो रहा है। जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव है, इसी कारण पृथ्वी पर दिन और ऋतु परिवर्तन हो रही है। तो दोस्तों जब उत्तरी गोलार्ध क्या होगा, पृथ्वी सूर्य की ओर झुका होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में अभी क्या रहने वाली है, गर्मी रहने वाली है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहने वाली है, सर्दी रहने वाली है। और जब
सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पे पड़े, विषुवत रेखा पर पड़े, तो मौसम कैसा रहता है। जैसे हम अगर बात करें 21 मार्च को हमारे देश में ना ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा ठंड रहती है। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पे पड़ रही है, विषुवत रेखा पर पड़ रही है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें 23 सितंबर को भी हमारे देश में ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, उस समय भी क्या है, सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पे पड़ती है, विषुवत रेखा पर पड़ती है। तो जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है तो पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि भी समान रहती है। तो प्रश्न आ सकता है और आया है सीटेट में, कब पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान रहती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान रहती है। और दोस्तों अगला, आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा और ये सब हम समझ चुके हैं। और अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 21 मार्च वाला 21 जून वाला भी हम समझ गए हैं और साथ में हम क्या समझ गए हैं, उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने के क्या है, दिन भी समझ गए हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हम क्या है, 6 महीने की रातें भी समझ गए हैं। और उत्तरी आयनात किसे कहते हैं, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो उसे क्या कहते हैं, उत्तरी आयनात। और दक्षिणी आयनात किसे कहते हैं, जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है तो ऐसे स्थिति को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी आयनात कहते हैं। और अगला जो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि विषुव किसे कहते हैं। जब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है तो ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं, विषुव कहा जाता है। और इस समय पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि पूरे पृथ्वी पर समान रहती है। तो दोस्तों ये चैप्टर पूरा हो गया है और अब हम इसके MCQs बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को कहा जाता है। जो पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर गति कर रही है उस गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति, परिक्रमण गति या झुकाव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा परिक्रमण। और घूर्णन गति किसे कहते हैं, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर क्या है इस प्रकार से घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। और जब पृथ्वी क्या है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है तो उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। और झुकाव किसे कहते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री का झुकाव है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सूर्य की सीधी किरणें विषुव वृत्त पर किस दिन पड़ती है। तो दोस्तों ऑप्शन पहला है 21 मार्च और सेकंड है 21 जून और थर्ड है 22 दिसंबर। तो दोस्तों कब पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर कब पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है, सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है। और अगला प्रश्न है, अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, गर्मियों में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें क्रिसमस दिन या क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को दोस्तों हमारे देश में तो उस समय क्या रहती है, ठंड रहती है। तो हमारे देश मतलब इसका सही ऑप्शन भारत तो नहीं होने वाला है। और जापान भी क्या है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है तो इसका सही ऑप्शन जापान भी नहीं रहने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया क्या पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अभी क्या होने वाली है, दिसंबर के टाइम गर्मी होने वाली है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गर्मियों में क्रिसमस किस देश में मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन, घूर्णन, परिक्रमण या गुरुत्वाकर्षण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिक्रमण गति के कारण क्या हो रहा है, ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है। और घूर्णन गति के कारण क्या होता है पृथ्वी पर, दिन और रात। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।